यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज का वीडियो बनाने के लिए हमने जो कमेंट लिया है वो कमेंट करने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जय हिंदुस्तान, और वो लिखते हैं, गुरुजी हमने आपका ये चैनल कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब किया था और आप इस पर धार्मिक वीडियो डाल रहे हैं, तो गुरुजी हम आपका चैनल छोड़ देंगे, अन्यथा आप हमें कहानी सुनाएं। तो देखिए महोदय, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि वास्तविकता में ये चैनल मैंने कहानियों के लिए ही बनाया था और कहानी सुनने वाले सब्सक्राइबर मेरे पास लगभग 15,000 हैं इस चैनल पर। तो मैंने उनकी बात को मानते हुए एक निर्णय लिया है। मुझे और भी कुछ महान श्रोताओं के कमेंट आए थे। पहले मेरा एक अद्भुत शब्दवान चैनल चलता था जो धार्मिक वीडियोज़ के लिए जाना जाता था। उस पर मैं धार्मिक वीडियो, वेद शास्त्र और वेद पुराणों से संबंधित कथाएं प्रसारित करता था और उसी के साथ मैंने ये अद्भुत कहानी स्टार चैनल बनाया था और इस पर मैं कहानी सुनाता था। पहले इस पर कुछ 6-7 वीडियोज़ कहानी के पड़े हुए हैं। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर ये अनुरोध कर रहे हैं कि गुरुजी आप अद्भुत शब्दवान चैनल पर ही धार्मिक वीडियो डालें और इस पर कहानी, ऐतिहासिक वीडियो और इतिहास से संबंधित कुछ अलग तरीके की वीडियो सुनाएं। तो देखिए श्रोताओं, मैंने आपके अनुरोध को, आपकी बात को स्वीकार कर लिया है और अब मैं इस चैनल पर आपको केवल कहानी ही प्रसारित करूंगा और जो धार्मिक वीडियो है वो मेरे अद्भुत शब्दवान चैनल पर जाकर के देखें। अद्भुत शब्दवान चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करें और सीधे धार्मिक वीडियो देखने के लिए अद्भुत शब्दवान चैनल पर चले जाएं, क्योंकि मेरे कुछ श्रोता यही कह रहे थे कि गुरुजी आप इन दोनों चैनलों को अलग कर दें। तो मैंने समस्त श्रोताओं की बात को मान लिया है और इस पर मैं एक आध ही धार्मिक वीडियो डालूंगा, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर धार्मिक वीडियो सुनने वाले इस पर भी हैं। तो इस पर मैं आपको अब कहानी सुनाऊंगा। और आज के जो हमारे जय हिंदुस्तान एक सब्सक्राइबर है, कोई यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो मैंने उनकी बात को मानते हुए एक कहानी ली है और कहानी बड़ी अच्छी और रोचक है, कहानी बड़ी रहस्यमय है। पर श्रोताओं, कहानी पर चलने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही छोटा सा एक बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके की अद्भुत कहानियाँ और अद्भुत वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। श्रोताओं, आपको एक बात और बताना चाहूँगा मैं थोड़ी वीडियो पर चलने से पहले, क्योंकि बहुत समय लग गया है इसी में, कि कुछ यूट्यूब चैनल वाले कहानियों का विरोध करते हैं कि ये झूठी प्रसारित की है, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा वो कहानियाँ नहीं जानते, कहानी और कथा में अंतर नहीं जानते हैं। कथा प्रामाणिक होती है, वेद पुराणों में लिखित होती है और उसके पीछे कोई धार्मिक फैक्ट जुड़ा हुआ होता है, जबकि कथाएं होती है, कहानियाँ होती है, जबकि कहानी में काल्पनिकता होती है। कहानी का प्रामाणिक होना जरूरी नहीं है, कहानी के पात्र और घटनाएं काल्पनिक हो सकते हैं। कहानी किसी भी प्रामाणिकता का दावा नहीं करती है। कहानी मनगढ़ंत, दंत कथा या लोक प्रचलित और कुछ किताबों में लिखित भी हो सकती है। तो मैं उन यूट्यूब चैनल वालों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया कहानी और कथा में अंतर समझें। उन्होंने मेरा एक वीडियो था, राजा विक्रम का न्याय, धर्म कर्म लक्ष्मी और शनिदेव में कौन बड़ा है, उस पर कई यूट्यूब चैनल वालों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये वीडियोस गलत बनाया है, जबकि उनको यही पता नहीं है कि वो कहानी थी और वो भी ऐतिहासिक थी, लिखित कहानी थी। हालांकि मैं उसकी प्रामाणिकता का दावा यदि कोई करना चाहेगा तो लिखित प्रस्तुत कर दूंगा, वो लिखित कहानी है, परंतु वो ये नहीं जानते कि कहानी काल्पनिक होती है, उसमें कुछ काल्पनिकता का सहारा लिया जाता है। तो आइए श्रोताओं, उन सभी बातों को दरकिनार करते हुए आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज हम आपको सुनाएंगे चिराग रानी की कहानी। चिराग अर्थात जिसके शरीर से प्रकाश प्रज्वलित होता था, ऐसी एक महान रानी
उसकी कहानी सुनाएंगे और कैसे एक राजा के लड़के ने उसके साथ विवाह किया, तो उसे भी आपको पूरे तरीके से सुनाया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर कहानी रोचक है, आपका मन लगता रहेगा। श्रोताओं, एक राजा के दो लड़के थे, दोनों में बड़ा प्यार था, बड़ी गहरी संवेदना एक दूसरे के प्रति थी, बड़ा स्नेह था। श्रोताओं, बड़े भाई का विवाह हो गया था और छोटा भाई कुंवारा था, उसकी शादी नहीं हुई थी। जब दोनों भाई आखेट को जाते थे तो साथ साथ जाते थे, घुड़सवारी करते साथ साथ करते, दोनों बड़े आपस में प्रेम करते थे। तो जब दोनों भाई आखेट को जाते थे तो बड़े भाई की पत्नी दोनों भाइयों को पानी का लोटा दोनों हाथों पर रख करके लाती थी, और जो छोटा भाई था अर्थात उसका देवर था उसकी पत्नी का, वो पहले जो सीधा हाथ होता है उसकी तरफ चला जाता था, और जो बड़ा भाई था वो पीछे आता था, क्योंकि वो छोटे भाई से प्यार करता था, तो वो खैरे हाथ की यानी उल्टे हाथ की तरफ जाता था। अब एक दिन एक बांदी ने देख लिया। देखिए, कुछ जो छोटे विचारों के लोग होते हैं वो ऐसा ही काम करते हैं। जब उस बांदी ने देखा कि इसका पति तो उल्टे हाथ की तरफ जाता है और इसका देवर सीधे हाथ की तरफ जाता है, तो उस रानी को बहका दिया। रानी से बोली, रानी तुम ये क्या करती हो? अपने पति को तो उल्टे हाथ का जल पिलाती हो और देवर को सीधे हाथ का जल। तो रानी बोली, क्यों, क्या बात हुई? मेरे देवर मुझे बहुत प्रिय है। तो रानी बांदी कहती है, नहीं, तुम गलत कर रही हो और ये पतिव्रत धर्म के अनुकूल नहीं है, तुम सीधे हाथ का जल अपने पतिदेव को पिलाया करो। तो श्रोताओं, उस बांदी ने आग लगाने का काम किया, और जब दूसरे दिन दोनों राजकुमार वन से शिकार खेलकर आए तो वही स्थिति बनी कि पहले छोटा भाई आया और पीछे बड़ा भाई। तो उस रानी ने अपने हाथों को उल्टा सीधा कर दिया। जो सीधा हाथ था वो देवर की तरफ और उसके ऊपर से उल्टा हाथ अपने पति की तरफ कर दिया। तो इस पर देवर कहने लगा कि भाभी श्री, मैं ऐसे पानी नहीं पीऊंगा, आपने इन हाथों को तिरछा क्यों कर लिया है? तो वो बोली, यदि आपको पानी पीना है तो पीजिए, नहीं तो मैं तो आपको ऐसे ही पिला सकती हूँ। देवर कहने लगा, क्यों? आप और दिन तो मुझे सीधे हाथ से पानी पिलाती थी, आज क्या हो गया? तो उस भाभी ने उसे ताना मार दिया कि तू क्या हमें चिरागवाई रानी लेकर आएगा जो मैं तुझे सीधे हाथ का पानी पिलाऊं? मैं तो तुझे नहीं पिलाती हूं। तो श्रोताओं, राजा का लड़का था, क्षत्रिय राजकुमार था। औरत की बात उसके शरीर में चुभ गई, रोम रोम में पसीना आ गया, क्रोध छा गया, और वो बिना पानी पिए हुए नाराज होकर के वापस लौट जाता है। उसका बड़ा भाई उसे मनाने का प्रयास भी करता है, परंतु छोटा भाई राजकुमार जिद्दी था और एक महान योद्धा भी था। वो नहीं मानता है और कह जाता है कि मैं जब चिरागबाई रानी ले आऊंगा तभी इस राज्य महल में प्रवेश करूंगा। तो श्रोताओं, वह छोटा भाई रानी चिरागबाई से विवाह करने के लिए और चल देता है। वह अपने घोड़े पर सवार था और जंगल में दौड़ा चला जा रहा था। उसे कोई ज्ञात नहीं था कि चिरागबाई रानी किसकी पुत्री है, कहाँ मिलेगी, परंतु वो नाराज था और क्रोध में आदमी कुछ भी कर सकता है। तो वह उस जंगल में चला गया। चलते चलते उसे समुद्र के तट पर रात्रि हो जाती है। समुद्र के तटीय क्षेत्र में पहुंच जाता है और वहां वह रात्रि में ठहरता है और दूसरे दिन पुनः आगे का सफर तय करने लग जाता है। परंतु अब समुद्र आ गया, अब आगे वह जा नहीं सकता था। इधर क्या होता है, वो एक वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ जाता है। जब वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था तो उस वृक्ष पर एक हंस के बच्चे रखे हुए थे। छोटे छोटे बच्चे थे हंस के, और उन बच्चों को खाने एक नाग उतर के आ रहा था। जब वो बच्चे चिल्लाए तो उस राजकुमार ने देखा कि किसके बच्चे चिल्ला रहे हैं। तो उसने ऊपर की तरफ देखा तो एक नाग और एक पक्षी के बच्चों को खाने का प्रयास कर रहा था। तो राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और उस नाग को मार दिया, काट करके बगल को डाल दिया, एक साइड में पटक दिया। और वो दोपहर का समय था इसलिए आराम करने लग गया, सो जाता है वृक्ष के नीचे। थोड़ी देर बाद जब शाम का टाइम होता है तो हंस हंसनी दोनों वापस अपने घोंसले पर लौटते हैं, अपने घर लौटते हैं।
तो उस राजकुमार को देख करके क्रोधित हो जाते हैं कि यही वो आदमी है, इंसान है जो हमारे बच्चों को मार देता था, पर आज हम इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। ये विचार कर रहे थे, परंतु उसी समय वो बच्चे बोलने लगे कि माता पिताओं, आप इस राजकुमार से कुछ भी ना कहें, ये वह राजकुमार है जिसने हमारी जान बचाई है। तो वो बोले किस तरीके से? कि आप देखिए, एक सर्प हमें खाने आ रहा था, परंतु इस योद्धा ने उसे मार दिया। जब हंस हंसनी उस सर्प को देखते हैं, उसके टुकड़े देखते हैं, तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि इस इंसान ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। श्रोताओं, हंस हंसनी से कहता है कि हंसनी, तुम पानी की व्यवस्था करो, क्योंकि समुद्र का जल खारा है और मैं इसे भोजन की व्यवस्था करता हूं। तो हंस कहीं उड़ान लगाता है और उड़ान लगाने के बाद किसी बाजार में पहुंचता है और वहां से एक मिठाइयों का थाल लेकर के उड़ जाता है। इधर हंसनी भी उड़ान लगाती है और किसी कुएं पर पहुंचती है और वहां से एक पानी की मटकी, पानी का बर्तन लेकर के उड़ जाती है। दोनों समुद्र के तट पर अपने घोंसले पर आ जाते हैं और उस राजकुमार को जगाते हैं कि राजकुमार जागो। तो राजकुमार जागता है। हंस हंसनी उसे बड़े प्यार से भोजन कराते हैं और जलपान कराते हैं, और फिर उसके बाद उस राजकुमार से पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो, क्या कारण है आपका इस बियाबान जंगल में आने का। तो राजकुमार कहने लगा हंस से कि देखिए भाई मित्र, तुम बहुत अच्छे पक्षी हो, जो तुमने मुझे भूख और प्यास से राहत दिलाई, मुझे भोजन कराया, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं एक राजा का लड़का हूं और मुझे चिराग बाई रानी से विवाह करना है, इसलिए मैं उसकी खोज में आ रहा हूं। तो हंस बोला, देखिए मित्र, इस तरीके से आप चिराग बाई रानी को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि चिराग बाई रानी इस समुद्र के बीच में एक द्वीप है, माजुली द्वीप नाम से एक द्वीप है। उस द्वीप पर राज्य चलता है उसके पिता का, एक महान राजा है और उसकी पुत्री है चिराग बाई रानी। आपको उस तक पहुंचने के लिए इस समुद्र को लांघना पड़ेगा, परंतु आपको वो संभव नहीं है। तो राजकुमार बोला कि देखिए भाई हंस, इसमें आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो हंस बोला, आपने हमारे बच्चों की रक्षा की है, मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा, पर आप ऐसा कीजिए, मैंने अभी वजन को लेकर के उड़ना नहीं सीखा है, आप मेरे ऊपर आज 5 किलो वजन रख दीजिए, मैं उड़ करके देखता हूं, दूसरे दिन 10 किलो वजन लेकर के उड़ करके देखूंगा। तो इस तरीके से वो राजकुमार उस हंस को वजन लेकर के उड़ने का प्रयास कराता है। श्रोताओं, धीरे धीरे प्रशिक्षण चलता रहा और हंस एक समय ऐसा आ गया कि उस राजकुमार को अपनी पंखों पर बैठा करके आसानी से उड़ सकता था, कितनी ही दूरी तक जा सकता था। तो जब प्रशिक्षण पूरा हो गया तो हंस बोला राजकुमार से कि राजकुमार, आज तुम तैयार हो जाओ और आज आपको मेरे साथ चलना होगा, मैं आपको चिराग बाई रानी के महल तक ले जाकर के छोड़ दूंगा। श्रोताओं, हंस उस राजकुमार को लेकर के उड़ जाता है, उसकी पीठ पर राजकुमार बैठ जाता है और हंस उड़ रहा है। समुद्र की ठंडी लहरों से उड़ता हुआ हंस उस माजुली द्वीप पर पहुंच जाता है। जब माजुली द्वीप पर पहुंचा तो उसको उस राजा के बगीचे में छोड़ दिया। हंस बोला कि अब अभी आराम कीजिए और मैं आपको रात्रि के ठीक 12 बजे राजकुमारी चिराग बाई के सतखंडे पर छोड़ दूंगा, अर्थात जिस कमरे में वो रहती है मैं उस कमरे में तुझे छोड़ दूंगा। तो राजकुमार भी बड़ा प्रसन्न होता है और आराम से उस बगीचे में दोनों समय निकालते हैं। श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकल गया और रात्रि हो गई। तो हंस ने राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाया और राजकुमार को जिस सतखंडा पर, क्योंकि राजाओं के बड़े पहरे लगते थे, मंत्री सैनिक महल का पहरा देते थे, उस पहरे को भेद करके कोई भी अंदर नहीं जा सकता था, पर हंस ने बड़ी चतुराई से काम लिया और किसी सैनिक को और उसको पता ही नहीं चला। हंस ने चिराग बाई रानी के जो लड़की थी उसके कमरे पर, उसका शयन कक्ष था, उस पर राजकुमार को उतार दिया। अब राजकुमार हंस वहां बाहर बैठ जाता है और राजकुमार
राजकुमारी के कमरे में प्रवेश कर जाता है, घुस जाता है राजकुमारी चिरागबाई के महल में। देखता है कि राजकुमारी सो रही है। चारों ओर दिव्य प्रकाश उसके शरीर से प्रज्वलित हो रहा है, क्योंकि उसका नाम चिरागबाई था। वो सोती थी या जागती थी तो उसके शरीर से प्रकाश निकलता था, बड़ी आभा निकलती थी, परम सुंदरी थी। तो राजकुमार का मन कामासक्त हो गया। राजकुमार मन में विचार करने लगा कि इस लड़की को मैं कैसे जगाऊं। तो सोती हुई लड़की की दुशाला, क्योंकि राजकुमारियां दुशाला ओढ़ती थी, जो उनका एक पहनने का वस्त्र होता है, दुशाला को झटका, और जैसे ही दुशाला में झटका लगाया तो राजकुमारी को एकदम से होश हो जाता है, जाग जाती है राजकुमारी। इधर उधर देखने लगी तो कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो राजकुमार एक खम्भ की ओट ले जाता है, खम्भ की ओट में छिप जाता है। राजकुमारी पुनः सो जाती है। फिर राजकुमार उसकी दुशाला झटकता है तो राजकुमारी सोचती है कि हाँ, कोई ना कोई अवश्य महल में है। तो राजकुमारी बोली कि तू कौन है, बाहर निकल, नहीं तो मैं अभी मेरे पिता की यहाँ बड़ी फौज लगी हुई है, उसे बुलवा लेती हूँ। तो राजकुमार बोला, देखिए राजकुमारी, मैं तुझे बहुत चाहता हूँ और तेरे लिए मैं यहाँ सतखंडे पर ऊपर आया हूँ, अपने प्राणों को दांव पर लगा करके तेरे पास आया हूँ। श्रोताओं, राजकुमारी मन में विचार करने लगी कि ये योद्धा कितना बड़ा बलवान होगा कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए ये मेरे महल तक आ पहुंचा है। तो राजकुमारी भी उस राजकुमार पर आसक्त हो जाती है, उस पर मोहित हो जाती है। राजकुमार बड़ा सुंदर था और दोनों का मिलन हो जाता है, बातचीत आरंभ हो जाती है। श्रोताओं, सुबह के 4 बजते हैं, राजकुमार उस महल से बाहर आ जाता है और हंस उसको बैठा करके अपनी पीठ पर पुनः उसी बगीचे में ला करके ठहर जाता है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था। राजकुमार और हंस उस बगीचे में ठहर जाते हैं और जब रात्रि का समय होता है तो हंस उस राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाता है और राजकुमारी के सतखंडे पर छोड़ देता है। रोजाना यही नियम चलता रहा। अब तो राजकुमारी भी राजकुमार के स्वप्न देखने लगी, आसक्त हो गई राजकुमार में कि कितना बड़ा योद्धा है, कितना सुंदर राजकुमार है, मैं इसी के साथ विवाह करूंगी। श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और राजकुमारी और राजकुमार रोजाना शाम को रात्रि में एक साथ रहने लगे। एक दिन उस राजकुमारी की भाभी, उसका कक्ष भी उस राजकुमारी के पास में ही था, चिरागबाई रानी के पास में ही था। जब उसने देखा, रात्रि के समय वो सतखंडा पर बाहर घूमने आती हैं, तो वो देखती है कि राजकुमारी के कक्ष में एक राजकुमार, एक बहुत सुंदर सजीला युवक बैठा हुआ है। उसने जब ये देखा तो मन में विचार करने लगी कि ये जो मेरी ननद है, इसकी किसी से सेटिंग चल रही है, किसी से ये रोजाना मिलती है। तो उसकी भाभी ने वह बात राजकुमारी चिरागबाई के भाई को बता दी कि तुम्हारी बहन के पास कोई महल में आता है। तो राजकुमार मन में विचार करने लगा कि तू झूठ बोलती है, ऐसा संभव नहीं है, हमारे महल की सुरक्षा व्यवस्था चारों ओर से बड़ी मजबूत है, उसे भेदना संभव नहीं है। परंतु रानी नहीं मानती है। वो कहती है कि नहीं महाराज, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारी बहन के पास कोई अवश्य आता है। श्रोताओं, दूसरे दिन राजकुमार भी इस बात को देख रहे थे कि वो हंस पर उड़ते हुए एक युवक को देखता है। तो मन में विचार करने लगा कि क्या कारण है, हो सकता है कोई इस महल में आता हो। राजा को भी, जो वहां का अधिपति था, उसे भी पता चल जाता है कि मेरी लड़की के कक्ष में कोई बाहर का युवक आता है और उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह न जाने उस पर कौन सी विद्या है जिससे आकाश में भी उड़ जाता है। तो राजकुमार को पकड़ने के लिए वहां का राजा, जो लड़की का कक्ष था, उसमें एक गड्ढा खुदवा देता है, एक भागसी बोलते हैं राजाओं की भाषा में, उसको खुदवा देता है, जिस खिड़की से राजकुमार चिरागबाई के महल में घुसता था, उसके कक्ष में जाता था। और उसमें नीचे रंग से भरे हुए पर्चे डलवा दिए कि यदि कोई भी इसके अंदर से घुसेगा तो उसके वस्त्र रंग में हो जाएंगे। श्रोताओं,
उसको पकड़ने के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं कर दी गईं। रानी भी, इधर चिरागबाई भी बड़ी बेचैन थी कि आज वो पकड़ा जाएगा। तो वो एक रस्सी की व्यवस्था कर लेती है और रस्सी को अपने कक्ष में रख लेती है छुपा करके। जब रात्रि के ठीक 12 बजते हैं तो वह राजकुमार हंस के साथ चिरागबाई के महल में पहुंच जाता है और जैसे ही उस खिड़की से निकलने का प्रयास किया तो उस भक्सी में गिर जाता। जब राजकुमार जैसे ही उस महल के अंदर आता है तो उस भक्सी में गिर जाता है। श्रोताओं, भक्सी में गिरने के बाद राजकुमार रंग बिरंगा हो जाता है और राजकुमारी उसे बाहर तो निकाल लेती है, बाहर निकाल करके उसके वस्त्र बदलवा देती है और उससे कहती है कि आप इन कपड़ों को ऐसे स्थान पर गाड़ देना कि किसी को भनक भी नहीं लग जाए, क्योंकि ये रंग है वो शाही रंग है, किसी और के पास नहीं मिल सकता। आप पकड़े जाओगे और आपको फांसी की सजा हो जाएगी, निश्चित है। श्रोताओं, राजकुमार राजकुमारी की बात सुनकर के उन कपड़ों को अपने साथ लेकर हंस पर बैठ करके उड़ जाता है और पुनः उसी बगीचे में आकर के ठहर जाते हैं। श्रोताओं, राजकुमार हंस से बोला, नहा धो करके कपड़े बदल करके, कि मैं आज राजा की सभा में जाकर के देखता हूं कि राजा उस हमें पकड़ने का कैसा प्रयास कर रहा है। हंस मना करता है परंतु राजकुमार नहीं मानता है। देखिए, जब कोई समझदार व्यक्ति यदि किसी बात की मना करे तो मान लेनी चाहिए। श्रोताओं, राजकुमार जिद करके राजा के दरबार में आ जाता है और वहाँ राजा के गुप्तचर चारों तरफ उस चोर को पकड़ने के लिए रंग खोज रहे थे कि जिसके पास रंग का ये चिन्ह मिल जाए उसी को पकड़ लेना। श्रोताओं, होनी बलवान होती है कि उस राजकुमार के कान में एक रंग की बूंद रह जाती है, एक रंग का निशान रह जाता है, उसे धो नहीं पाता है। जैसे ही राजकुमार राजा के दरबार में पहुंचता है और वहां बैठता है तो एक मंत्री की नज़र उसके कान पर चली जाती है और महाराज से बोले कि महाराज, आपका चोर ये बैठा हुआ है, पकड़ लीजिए इसे, इसके कान में देखिए शाही रंग लगा हुआ है। श्रोताओं, उसी समय उस राजकुमार को पकड़ करके बंदी बना लिया जाता है और राजा ने आदेश निकलवा दिया कि कल इसको फांसी की सजा हो जाएगी। श्रोताओं, राजकुमार को कैद में डाल दिया। इधर जब हंस को पता चला कि राजकुमार बंदी बन गया है और उसे कल फांसी दी जाएगी तो हंस बड़ा दुखी होता है और विचार करने लगा, चलिए देखूंगा, कोशिश करूंगा उसे बचाने की। श्रोताओं, दूसरे दिन राजा के आदेशानुसार उस राजकुमार को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए जल्लादों को सौंप दिया गया। जल्लाद उसे लेकर के फांसी पर चढ़ाने के लिए फांसी के फंदे के पास ले गए और उससे पूछने लगे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। देखिए, राजाओं के नियम होते थे, आज भी फांसी का नियम है कि जिसको फांसी दी जाती है उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो श्रोताओं, राजकुमार की अंतिम इच्छा पूछने लगे जल्लाद। तो राजकुमार कहने लगा कि भाई, मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, मुझे आप फांसी पर चढ़ा सकते हैं। इधर हंस उड़ता है और उस मैदान में जहां फांसी की सजा होने वाली थी, एक इमली का विशाल वृक्ष था, उसमें छुप करके बैठ जाता है। जब राजकुमार को वो हंस दिखाई दिया तो राजकुमार कहने लगा कि देखो जल्लादो, मुझे यदि आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो इस वृक्ष पर चढ़कर इसके फल खाने की इच्छा हो रही है। तो श्रोताओं, राजकुमार को वे जल्लाद और राजा के सैनिक, मंत्री और स्वयं राजा अनुमति दे देता है कि तुम इस वृक्ष पर चढ़ करके इसके फल खा सकते हो। श्रोताओं, जब राजकुमार उस वृक्ष पर चढ़ा तो धीरे धीरे उस हंस के पास पहुंच गया और हंस पर बैठ करके उड़ जाता है। श्रोताओं, राजा के सैनिक बाणों की वर्षा करते हैं परंतु हंस बहुत ऊंचाई पर उस राजकुमार को ले जाता है और उसे सुरक्षित वहां से निकाल करके वापस उसी बगीचे में ले आता है। अब वो राजा मन में विचार करने लगा कि इसको कोई पक्षी लेकर के उड़ गया, क्या कारण है, ये हाथ नहीं आया, पर फिर इसको पकड़ने का प्रयास कीजिए। श्रोताओं, इधर राजकुमार मन में विचार करने लगा और उससे हंस कहने लगा कि देखिए, हम किसी दिन पकड़े जाएंगे और अब की बार यदि तुम पकड़े गए तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। इसलिए राजकुमार, तुम आज राजकुमारी से कहना कि वो हमारे साथ चलने को तैयार हो जाए। तो श्रोताओं, दूसरे दिन जब ठीक 12 बजते हैं तो हंस उसी सतखंडे पर राजकुमार को छोड़ देता है।
और रानी चिरागबाई भी बड़ी बेचैन थी कि ना जाने वो मर गया या जीवित है, उसको कौन पक्षी लेके गया, बच गया या क्या हुआ। और जैसे ही वो महल के अंदर प्रवेश करता है तो राजकुमारी प्रसन्न हो उठती है। राजकुमार कहने लगा कि देखिए राजकुमारी, हमें काफ़ी समय हो गया और यदि मैं तुम्हारे राजा के हाथ, तुम्हारे पिताजी के हाथ दोबारा आया, बंदी बनाया गया, तो अब की बार मुझे जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। तो आज आप मेरे साथ चलिए। राजकुमारी भी तैयार थी चलने के लिए। अपने वस्त्रों को लेकर के राजकुमारी महल से निकलती है और दोनों हंस की पीठ पर सवार हो जाते हैं, राजकुमार और राजकुमारी, और हंस दोनों को लेकर के चल देता है। श्रोताओं, रात्रि का समय था, समुद्र की ठंडी लहरें थी। राजकुमारी ने कुछ ऐसा मेहनत का काम तो किया ही नहीं था, क्योंकि वह तो राजाओं के महल में रहने वाली एक सुंदरी थी। इसलिए राजकुमारी को ठंड लगने लगी, सर्दी लगने लगी। राजकुमारी सर्दी से सिकुड़ने लगी। हंस से बोली कि देखिए हंस, मैं मरने वाली हूँ थोड़ी बहुत देर में, मुझे आप इसी समय किसी सुरक्षित स्थान पर उतारिए और मुझे अग्नि की व्यवस्था कीजिए, कहीं से आग पैदा कीजिए ताकि मैं ताप सकूं, मेरी सर्दी दूर हो सके। तो श्रोताओं, समुद्र के बीच में एक और टापू आ जाता है, एक पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है। उस पर हंस उसे उतार देता है, राजकुमार और राजकुमारी को, और उनसे कहता है कि आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं कहीं से आंच की व्यवस्था करता हूं। तो वो अग्नि लेने के लिए हंस उड़ जाता है और वो कहीं देखता है कि एक लक्कड़ जला रखे किसी ने और उसका एक सिरा जल रहा है और दूसरे सिरे तक अभी अग्नि आई नहीं है। तो हंस ने उस लक्कड़ को अपने पंजों से उठा लिया और उसे लेकर के उड़ जाता है। देखिए, जब अंतरिक्ष में उसे हवा लगी, बहुत तेज हवा लगती है आकाश में उड़ते समय, तो वो आंच धीरे धीरे तेजी से सिलगी, तेजी से बढ़ी और उस हंस के पंखों में लग गई। हौनी बलवान थी, हंस के समस्त पंख जल गए और हंस के पंख जलने के बाद हंस एक गदेला रह गया और एक वृक्षों का कुआं था, जिसको कहते हैं हम अपनी भाषा में ऐसा कुआं जिस पर चारों ओर वृक्ष थे और पानी नहीं था, उस कुएं में गिर जाता है। श्रोताओं, इधर राजकुमार और राजकुमारी हंस की प्रतीक्षा करते हैं। राजकुमार सोचने लगा, ना जाने हंस को क्या हो गया, और हंस ने हमें धोखा दे दिया, राजकुमारी अब हमारा क्या होगा। दोनों बेचारे बीच समुद्र में रह जाते हैं, कोई भी उनको सहारा नहीं था। अब बड़े दुखी और परेशान थे। उन्होंने मन में विचार किया और उन्होंने दो अलग अलग नौकाएं बनाई, नाव बनाई, लकड़ी काट काट के और उनको जोड़ जोड़ करके बांध करके एक नाव तैयार की और दोनों ने उन अलग अलग नावों को जोड़ लिया रस्सियों से, क्योंकि वहाँ घास था, उस घास की रस्सी बनाई और उन रस्सियों से बांध लिया और दोनों समुद्र में उन नावों पर बैठ गए और दोनों चलते चले जा रहे हैं। श्रोताओं, समुद्र का विस्तार काफ़ी था, दिशा का कोई ज्ञान नहीं था और वो रस्सी कई दिन चलने के बाद गल जाती है। अब तो राजकुमार दूसरी दिशा में जा रहे हैं और राजकुमारी एक दूसरी दिशा में जा रही है। दोनों आपस में एक दूसरे को पुकारते जा रहे हैं। श्रोताओं, बड़ी दुखी राजकुमारी और बड़े दुख से पीड़ित राजकुमार बेबस होकर के इधर उधर चले जा रहे हैं। होता क्या है कि इधर राजकुमार का जो जहाज का बेड़ा था, नाव का बेड़ा था, वह एक समुद्र के किनारे आ लगता है और वहाँ एक भाड़ भूंजने का काम करता था। भरमूजा बोलते हैं जिसको, भड़मूजा, उसके वहाँ आकर के वह रुक जाता है। और जब भड़मूजा ने उसको देखा तो भड़मूजे ने उसे निकाल लिया और बोला कि तुम कौन हो, इतने सुंदर लड़के हो, इस समुद्र में कैसे आ गए। तो वह बोला कि मुझे कोई पता नहीं, मैं जाने कहाँ का रहने वाला हूँ और इस समुद्र में मुझे ना जाने कौन डाल गया, तो मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। भड़मूजा की भी कोई संतान नहीं थी, तो भड़मूजा बड़ा प्रसन्न होता है और उसे अपने वहाँ रख लेता है। श्रोताओं, राजकुमार वहाँ रहने लग जाता है। इधर सुनिए रानी चिरागबाई का क्या होता है। रानी चिरागबाई का जो जहाजी बेड़ा था, नाव थी, वो भी समुद्र के किनारे किसी दूसरी दिशा में जाकर के लग जाती है और वह निकल करके बाहर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ का राजकुमार आता है। वहाँ उस देश का जो राजा था दूसरे देश में पहुँच गई नाव, समुद्र के दूसरे छोर पर,
वह घोड़े पर बैठ करके आता है और जब उस सुंदर जिसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था उस लड़की को देखता है तो मोहित हो जाता है, कामासक्त हो जाता है उस लड़की पर। उससे पूछता है कि तुम कौन हो सुंदरी और यहाँ क्या कर रही हो? तो राजकुमारी कहती है कि मैं मेरे पति की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तो राजकुमार कहता है कि तुम्हारा पति कैसे खो गया? तो वो कहती है कि समुद्र में हम दोनों एक साथ बैठे थे और न जाने वो किधर गए और मैं इधर आ गई, हमारी नाव अलग अलग हो गई। तो वह राजकुमार कहने लगा, देखिए अब तुम्हारा पति तुम्हें मिलने वाला नहीं है। वह राजा कहता है, तुम्हारा पति अब नहीं मिलेगा, आप मेरे साथ चलिए और मुझसे विवाह कर लेना। श्रोताओं, उस चिरागबाई रानी को वहां का वह राजा ले जाता है और ले जा करके महल में बड़े आराम से रखने लगा। तो चिरागबाई लड़की कहती है उस राजा से, देखिए महाराज, मेरी आपसे एक शर्त है, मैं आपसे शादी तो कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है कि 6 महीने तक तुम मेरे भाई रहोगे और मैं तुम्हारी बहन रहूंगी बन करके। राजा कहता है कोई बात नहीं है, 6 महीने बाद तो पत्नी बनोगी। तो चिरागबाई कहती है हाँ, 6 महीने बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। श्रोताओं, उस लड़की को, चिरागबाई रानी को उस राजा ने अलग महल बता दिया कि आप इसमें रहें। तो वो उस राजा की जो लड़की रहती थी उसके साथ उसी के पड़ोस के कमरे में रहने लग गई, क्योंकि राजा ने उसको 6 महीने के लिए बहन बना लिया था। उस राजकुमारी की शर्त थी चिरागबाई की, और रोजाना उसका नियम था कि वो 5 किलो जौ राजा से लेती थी और छत पर ऊपर बैठ जाती थी और वहां पक्षियों को दाना चुगाती थी। श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकल गया और इधर सुनिए, जो राजकुमार था वह भड़मूजे के यहाँ रहने लगा। और एक दिन की बात है कि समुद्र में एक तोता गिर गया था, एक तोते का बच्चा, और वो बहता हुआ उसी तरफ आ रहा था। तो राजकुमार ने जब उस तोते को देखा तो समुद्र की लहरों से उसे बाहर निकाल लिया और उसे पालने लग गए। जब वो तोता धीरे धीरे बड़ा हो गया तो राजकुमार से बातें करने लगा। राजकुमार भी उससे बातें करता था कि मैं पहले एक राजा का लड़का था और मैं चिरागबाई रानी को लेने आया, परंतु दुर्भाग्य से हम दोनों समुद्र में बिछड़ गए। हमारा एक हंस था, न जाने वो हंस भी कहाँ चला गया। श्रोताओं, तोता भी उसकी बातें सुनता तो बेचारा बड़ा दुखी होता था। एक दिन तोता ने देखा कि 100 तोतों का एक झुंड आकाश में उड़ता हुआ जा रहा है और न जाने ये रोजाना किधर जाता है। प्रतिदिन वो तोते जाते थे और उसी मार्ग से वापस आते थे। तो वह तोता अपने स्वामी, जो भड़मूजे के यहाँ राजकुमार रहता था, उससे बोला कि देखिए राजन, मुझे आज आप छोड़ दें तो मैं इन तोताओं के साथ चला जाऊं और शाम को वापस लौट आऊंगा। राजकुमार भी सोचता है कि ये पढ़ा लिखा तोता है, छोड़ देता हूं। तो उसको उन तोताओं के साथ राजकुमार ने भेज दिया। तो श्रोताओं, वह तोता उनके साथ उड़ता हुआ उसी चिरागबाई रानी के वहां पहुंच जाता है जहां वह जौ लेकर के पक्षियों को दाना चुगाती थी। दाना चुगाने के बाद राजकुमारी छत पर उन तोताओं को, पक्षियों को निहारती रहती थी। तो उस तोता ने देखा कि ये लड़की बड़ी सुंदर है, इसके शरीर से प्रकाश निकल रहा है, तो ये हो सकता है मेरे स्वामी, मेरे राजकुमार की ही पत्नी हो। सभी तोता उड़ जाते और वो नहीं उड़ता है। वह उस रानी के पास चला जाता है। रानी कहती है चिरागबाई कि भाई तुम कौन हो? तो तोता कहता है कि मुझे आप बताइए, क्योंकि मेरे मालिक मुझसे कहते थे कि मेरी एक सुंदर पत्नी थी जिसके शरीर से प्रकाश निकलता था। तो रानी बोली कि बताओ वो कहाँ है? कि मैं बताता हूँ, वो मेरे स्वामी हैं, मेरे पास हैं और मैं रोजाना उनके पास रहता हूँ। तो राजकुमारी अपना नाम बता देती है और समस्त घटना उस तोता को सुना देती है कि इस तरीके से हम दोनों समुद्र में बिछड़ गए, हमारा एक हंस भी था और ना जाने हंस भी कहाँ चला गया। इधर क्या होता है, वो राजकुमार देखता है कि सभी तोते वापस लौट करके आ गए, परंतु मेरा तोता नहीं आया और मन में क्रोध कर रहा है कि आज आ गया तो उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तोता कुटिल होता है, वो प्रीति नहीं करता है। ये मन में विचार कर ही रहा था कि उधर से वह तोता उसे आता हुआ दिखाई दिया और आकर के अपने स्वामी के पास आ जाता है, अपने मालिक के पास आ जाता है
और राजकुमार से कहने लगा कि महाराज, मैंने इस तरीके से एक रानी को देखा है और वो अपना नाम चिरागबाई बता रही थी, और आपकी तरीके से जो आप कहते हैं कि मेरे साथ ये घटना घटित हुई, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। और वह माजुली द्वीप के राजा की पुत्री है। चिरागबाई अपना नाम बता रही है। श्रोताओं, अब तो राजकुमार कहने लगा कि वाह तोता, तूने मुझे बड़ा अच्छा समाचार सुनाया। तू आज और जा और उससे पूछ के आ कि क्या तुम मेरे साथ आज भी चलने को तैयार हैं। तो श्रोताओं, दूसरे दिन भी तोता उड़ के जाता है। उस रानी के जहां रानी पक्षियों को दाना चुगाती थी वहीं पहुंच जाता है, और उस रानी को जो राजा ने कहा था, उस राजकुमार ने कहा था, वो समस्त घटना सुनाता है। तो रानी कहती है, देखिए तोता, मेरे पास मात्र 10 दिन का समय बचा है। मैं इस राजा के पास रहती हूँ, इससे 6 महीने का बहन भाई का रिश्ता है, और उस 6 महीने में 10 दिन शेष रहे हैं। 10 दिन बाद ये राजा मुझसे शादी कर लेगा और फिर मैं इसकी हो जाऊंगी और मेरे पति से कभी नहीं मिल पाऊंगी। तो तोता कहता है, ठीक है राजकुमारी, तुम यहाँ आराम से रहो और मैं अब जा रहा हूँ। तो श्रोता, तोता उस राजकुमारी की खोज करके संपूर्ण जानकारी लेकर के वापस अपने मालिक के पास आता है और उससे कहता है कि राजन, राजकुमारी अभी जिस राजा के महल में रहती है उससे 6 महीने का बहन भाई का रिश्ता है, उसके 10 दिन शेष रह रहे हैं। यदि 10 दिन में हम उसके पास नहीं पहुंचे तो वह राजकुमारी मजबूरन उस राजा से विवाह करेगी, क्योंकि उसको ये वचन दे रखा है। श्रोताओं, अब तो वह कहने लगा राजकुमार कि देखिए तोता, यदि तैने इतना पता लगा लिया तो तू जा, मेरा हंस भी मुझे धोखा नहीं दे सकता, उसके साथ कोई घटना घटित हुई होगी, उसे भी खोज, यदि मिल जाता है तो हम राजकुमारी को आसानी से ला सकते हैं। श्रोताओं, इतना कहकर के राजकुमार उस तोते को हंस की खोज में भेज देता है। इधर की घटना सुनिए क्या होता है कि हंस जब गदेला हो जाता है, उसके पंख जल जाते हैं, तो वो एक कुएं में गिर जाता है, और उस कुएं के ऊपर भी हंस बैठते थे। तो हंस उसे रोजाना दाना पानी ला करके चुगाते थे, और धीरे धीरे उसके पंख बड़े हो रहे थे। उसके क्योंकि 6 महीने का समय निकल गया तो उसके पंख भी नए आ गए, और वो उड़ने के लिए फड़फड़ा रहा था उस कुएं में। इधर तोता उड़ान भरता है, और उड़ान भरते भरते जब थक जाता है, रात्रि हो जाती है, तो मन में विचार करता है कि आज मुझे इन वृक्षों पर ही ठहरना चाहिए, कल फिर कहीं दूसरी जगह देखूंगा। हंस को खोजते खोजते हुए तोता उस वृक्षों पर बैठ जाता है ऊपर, और नीचे जब वो हंस उड़ने के लिए जोर कर रहा है, हंस भी सोच रहा है कि मुझे 6 महीने हो गए, ना जाने राजकुमार जीवित है या मर गया, राजकुमारी का जाने क्या हुआ, वो दोनों समुद्र के बीच में जिंदे हैं या मर गए, कोई उनका पता नहीं है। तो वो हंस भी उन्हें निकालने के लिए लालायित था, उन्हें बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, परंतु उड़ नहीं पा रहा था। श्रोताओं, जब तोता ने उसके फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी तो तोता बोला, भाई तुम कौन हो और इसमें क्या कर रहे हो? तो हंस बोला, देखिए मित्र, मैं एक दुखी पक्षी हूँ, मेरे पंख अग्नि में जल गए थे, और मेरे स्वामी, मेरे साथ एक राजकुमार था और एक राजकुमारी थी, मैंने उन दोनों को बीच समुद्र में छोड़ दिया, अब ना जाने वो मर गए या बच गए, मुझे उनके बारे में कोई पता नहीं है। तोता बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मालिक भी जीवित है और तुम्हारी राजकुमारी चिरागबाई भी अभी जीवित है, पर तुम अब इसी समय इससे उड़ने का प्रयास करो। तो श्रोताओं, हंस में तोते की बात सुनकर के जोश आ जाता है, और जोश से हंस उससे बाहर निकल के ऊपर आ जाता है, और उसके पंख भी कुछ मजबूत हो जाते हैं, और तोता से संपूर्ण जानकारी लेकर के कि इस तरीके से तुम्हारा मालिक, तुम्हारा राजकुमार एक भरमूजे के यहाँ रहता है। श्रोताओं, तोता और हंस दोनों उड़ करके चल देते हैं, और उसी दिन दोनों रात्रि के राजकुमार के पास आ गए, अपने राजकुमार के पास, और मन में सोचने लगा कि अब मैं पहली सी गलती नहीं करूंगा। श्रोताओं, उसने और हंस से बोला, देखिए हंस, हमारे ढंग 5 दिन का समय बचा है, आप 3 दिन में प्रयास करो उड़ने का, कि आप राजकुमारी को और मुझे लेकर के उड़ चलें। श्रोताओं, हंस को राजकुमार
प्रशिक्षण देता है, पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त था और ट्रेनिंग देता है, और ट्रेनिंग देने के बाद, प्रशिक्षण देने के बाद वह राजकुमार हंस की पीठ पर बैठ जाता है और हंस की पीठ पर बैठ करके तोता को आगे भेज दिया जाता है कि तुम राजकुमारी को उसी सतखंडे पर तैयार रखना जहां वो दाना चुगाती है, जिस राजा की कैद में है। तो श्रोताओं, हंस वहां राजकुमार को लेकर के पहुंच जाता है और जब राजकुमारी राजकुमार को देखती है, चिरागबाई रानी राजकुमार को देखती है, तो प्रसन्न हो जाती है। श्रोताओं, बड़ी प्रसन्नता के साथ वह वहां से उस राजकुमारी को अपनी पीठ पर बैठा लेते हैं। पीठ पर बैठा करके दोनों राजकुमार और राजकुमारी हंस के साथ, और उनका मित्र तोता भी उनके साथ था, उड़ करके चल देते हैं। श्रोताओं, जब उस राजा को पता चला कि राजकुमारी महल को छोड़ करके चली गई है, तो वो उधर खोजता रह जाता है और इधर वो हंस उन राजकुमार और राजकुमारी को लेकर के अपना जो पहला घोंसला था, अपना घर था जहां उसके बच्चे रहते थे, वहां आ जाता है। वहां राजकुमार और राजकुमारी को बड़े सम्मान के साथ रखते हैं 1-2 दिन, और फिर राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, अब तुम अपने देश को लौट सकते हैं। तो श्रोताओं, राजकुमार फिर घोड़े पर सवार होकर के अपनी पत्नी चिरागबाई को साथ लेकर के और अपने मित्र हंस को भी साथ लिया कि मित्र, आप मुझे घर तक छोड़ने नहीं चलेंगे क्या? विदा होकर के उन्हें लेकर के साथ चल देता है। और जब अपने महल में आता है, अपने गांव में आता है, अपने शहर में आता है, तो उसके शहर के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारा राजकुमार जो प्रिय था वो वापस आ चुका है। श्रोताओं, उसके भाई को जब ये पता चलता है कि मेरा छोटा भाई राजकुमारी चिरागबाई लेने गया था, वो उसे लेकर के शहर के नज़दीक आ गया है, तो वह भी उसकी अगवानी करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए शहर के बाहर आ जाता है और उसे सम्मान सहित महल में ले जाता है। और इस तरीके से रानी चिरागबाई का विवाह करके वो राजकुमार अपने महल में वापस आ जाता है और अपनी भाभी से कहता है कि देखिए भाभी, तुमने कहा था मुझे रानी चिरागबाई लाने के लिए, तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए रानी चिरागबाई ले आया हूँ। तो श्रोताओं, इस तरीके से रानी चिरागबाई और वह राजकुमार बड़े प्रसन्नता से अपना जीवन यापन करने लगे और ये कथा यहीं समाप्त होती है। देखिए श्रोताओं, ये कहानी है और कहानी में कुछ काल्पनिकता होना स्वाभाविक है, ये प्रमाणिक नहीं होती है। इसके पात्र और घटनाएं काल्पनिक हो सकते हैं, जो मैंने वीडियो के आरंभ में ही बता दिया था। और मैं अगले वीडियो में आपको और एक ऐतिहासिक कहानी लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।